हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। आपने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के थोड़े बेसिक चीजें देखी होंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन क्लास। देखिए मैंने आपको बोला था, जब भी हम एट्रीब्यूट से अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, या तो हम ये बोलेंगे हमारा डेटा में ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते थे, या तो हम ये बताएंगे वो एट्रीब्यूट हमारे पॉपुलेशन में एब्सेंट है उसको हम अल्फा से दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, स्मॉल ग्रीक लेटर से। ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अब यहां पे रिलेशंस क्या है बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज, देख लीजिए। अगर मैं यहां पे कहूंगा n जो है, क्या इसको लिख सकते हैं? n विल बी इक्वल टू जितने लोगों में a प्रेजेंट है प्लस जितने लोगों में a प्रेजेंट नहीं है उनका सम आ जाएगा n के बराबर। क्या ख्याल है आपका? इसी तरह क्या मैं बोल सकता हूं n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब हमने पीपल्स को डिवाइड किससे किया? ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट b। कुछ में एट्रीब्यूट प्रेजेंट था, कुछ में एट्रीब्यूट एब्सेंट था। जिनमें प्रेजेंट था वो बी में रखते हैं, जिनमें एब्सेंट था वो बीटा में रखते हैं। लेकिन अगर हम टोटल में करेंगे, अरे भाई ये सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास पॉपुलेशन है, मैं बोलूंगा भाई जिनकी इनकम ग्रेटर देन 2 लाख है वो इस ग्रुप में आ जाओ, और जिनकी ग्रेटर देन 2 लाख नहीं है वो इस ग्रुप में आ जाओ। बताओ, अगर आप इन और इनको सम करोगे वो तो टोटल में पॉपुलेशन बनेगा ना टोटल। इसी तरह मैं यहां पर भी बता रहा हूं। आई होप आपको समझ आ रही होगी एग्जांपल। तो चलिए बता दीजिए यहां पर क्या आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं n विल बी इक्वल टू b प्लस बीटा, सर लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं और n विल बी इक्वल टू c में कितने लोग आ जाएंगे प्लस इस गैमा, यानी सी की एब्सेंस गैमा रिप्रेजेंट करता है। जब सी प्रेजेंट नहीं होगा उसमें कितने लोग फॉल हो जाएंगे प्लस वो। ठीक है, तो ये n होगा नंबर 1। अब लेकिन आपके पास क्या होगा? अब आप 2 एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो। अभी तक हमने एट ए टाइम 1 ही यूज किया, अब एट ए टाइम 2 यूज करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं a को ऐसे? a, आपको लगता है बेटा चलो इसको ऐसे करते हैं। अगर हम a बीटा प्लस ए बी इसको ऐड कर लेते हैं, क्या ख्याल है क्या आ जाएगा? देख लीजिए, ये जो ये वाला है ये वो वाले एज है, ये वो वाले एज है जिनमें बी जो है देख लीजिए। यहां पे मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 में, इसको अलग से ये वाला और ये वाला अलग, इसको इसमें समझा लेता हूं। ठीक है, अब समझिए ये जो ए बीटा है, ए बीटा मतलब होता है ये वो वाले एज है जिनमें बी प्रेजेंट नहीं है। यानी ए तो ये वो वाले एज है जिसमें बी प्रेजेंट नहीं है, और ये वो वाले एज है जिसमें बी प्रेजेंट है। अब जरा मुझे बताओ, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, उन एज को जिनमें बी प्रेजेंट नहीं है, उन एज को जिनमें बी प्रेजेंट है, क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से वो टोटल में ए ही आना चाहिए, है ना? सिंपल सी बात है। वो एज जिनमें बी नहीं है, वो एज जिनमें बी नहीं है, दोनों का सम करेंगे तो ए बनेगा ना टोटल में। इसी तरह मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ए बी प्लस करूंगा अल्फा बी, बताइए किसके बराबर आएगा? ठीक है, यहां पे लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखना है। ठीक है, यहां पे मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ये बनेगा क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। ठीक है, देख लीजिए अब यहां पे, अब अगर मैं ए बी लूंगा, यानी ये वो वाले बीज है, देखो अब बी बी कॉमन है ना। अब ये वो वाले बीज है जिसमें ए प्रेजेंट है, ये वो वाले बीज है जिसमें ए प्रेजेंट नहीं है। बताइए फिर ये टोटल में बी बनाएगा ना? सिंपल सी बात है। इसी तरह बताओ बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा यहां पर समझ लीजिए, अगर मैं बताऊंगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी, तो बता लीजिए क्या आ जाएगा? ये वो वाले अल्फाज है जिसमें बी प्रेजेंट नहीं है,
ये वो वाले अल्फाज, ये जो ये है, ये वो वाले अल्फाज है जिसमें बी प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि देखिए मुझे कैसे पता चले कौन कौन सा वाला, वो मुझे कॉमन से पता चलता है। कॉमन क्या है? अल्फा। तो इसका मतलब ये वो वाले अल्फाज है जिनमें बी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर बी प्रेजेंट नहीं है। ये वो वाले अल्फाज है जिसमें बी प्रेजेंट होगा, तो टोटल में अल्फाज आ जाएंगे ना, टोटल अल्फाज। समझ नहीं आ रही है बात? अब इसके बाद अब जरा अब बताइए, ए बीटा प्लस अल्फा बी, अल्फा बीटा। अब बताइए, ये वो वाले बीटाज है जिनमें ए प्रेजेंट है, ये वो वाले बीटाज है जिनमें ए प्रेजेंट नहीं है। बताइए टोटल में तो बीटाज बनेंगे ना, टोटल में क्या बनेंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो एट्रीब्यूट बी को, जिनमें एट्रीब्यूट बी है ही नहीं, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और। देखिए सर, आपने बोला था ए बी प्लस, अभी बोला था ए बी प्लस ए बीटा, कैसे बोला था? ए कॉमन, तो ये वो वाले एज है जिनमें बी नहीं है, ये वो वाले हैं जिनमें बी नहीं है, तो टोटल में ए आ जाएगा। सर जी आपने बोला था, हाँ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए विल बी इक्वल टू ए बी प्लस, सॉरी इसको ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि क्लास फ्रीक्वेंसीज है, तो इसको ए बीटा। अब देख लो आगे, इस ए बी को मैं अगेन एक्सपेंड कर सकता हूं अगर हम तीसरे एट्रीब्यूट को भी यूज करेंगे। पहले एक चीज समझ लो, ये जो आपके पास देखिए यहां पर कितने एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे थे? दो। जब आपके दो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे ना, और जब आप दो दो को एक साथ में लोगे, दोनों एट्रीब्यूट्स को, उनको बोलते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो आपके पास ये वाले फ्रीक्वेंसीज है, ये ए बीटा, ए बी, अल्फा बी, अल्फा बीटा, ये सारे फ्रीक्वेंसी जो है ना, इनको बोलते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। आपने अगर नोट्स मेरे नहीं देखे, आप नोट्स देख लीजिए, वहां पे मैंने सारा अच्छे से लिखा हुआ है, वहां से आप अच्छे से देख सकते हो सारा, ठीक है। वहां पे बिल्कुल अच्छे फॉर्म में लिखा हुआ है सारा। अच्छा जी, अब अगर तीन होंगे, अब देख लीजिए, अब अगर तीसरा एट्रीब्यूट भी आप यूज करने वाले हो, लेट्स सपोज सी, या तो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट के वक्त सी लिखेंगे, या तो एब्सेंट होगा, एब्सेंट के वक्त गैमा लिखेंगे। बताइए, हम इसको लिख सकते हैं, इस ए बी को एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, ए बी सी, ये वो वाले ए बीज है जिसमें सी प्रेजेंट होगा, प्लस ये वो वाले ए बीज है जिनमें सी प्रेजेंट नहीं होगा, लिख सकते हैं। इसी तरह इस ए बी को एक्सपेंड करते हैं इस तरह, ये वो वाले ए बीटाज है जिनमें सी प्रेजेंट है, और ये वो वाले ए बीटाज है जिनमें सी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब गैमा आ जाएगा। नई बात समझ आ रही है? अच्छा, ये क्या बन गया? जब आपके पास तीन फ्रीक्वेंसीज, सॉरी तीन एट्रीब्यूट्स यूज हो रही है, तब आपके पास ये बन जाएंगी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, यानी तीनों एट्रीब्यूट्स को साथ में लिख लेना, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मैं लिखूंगा यहां पे स्टेटमेंट एक बी, एक इसके बराबर होगा, ये सिंपल से बराबर होगा ए बी प्लस अल्फा बी, है ना। ये वो वाले बीज है जिनमें ए प्रेजेंट नहीं है, और ये वो वाले बीज है जिनमें ए प्रेजेंट नहीं है। ये वो वाले बीज है जिनमें ए प्रेजेंट है, ये वो वाले बीज है जिनमें ए प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए अल्फा यहां पे है। अब इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे? ए बी को आप लिख सकते हो बेटा, जैसे ऊपर लिखा ए बी सी प्लस ए बी गैमा, है ना। ये वो वाले ए बीज है, ए बी तो ऊपर है ये, लेकिन अब इसको हमने थोड़ा स्प्लिट किया, अलग अलग किया। ये वो वाले ए बीज रखे जिनमें सी प्रेजेंट है, ये वो वाले ए बीज है जिनमें सी प्रेजेंट नहीं है। अब इसको भी अलग से कर लो, ये बनेगा प्लस अल्फा बी, है ना, ये अल्फा बी है, ये बनेगा अल्फा बी सी। ये वो वाले अल्फा बीज है, अल्फा बीज, बीटा नहीं, अल्फा बीज जिनमें सी प्रेजेंट है। हम उसके बाद बता सकते हैं अल्फा बी गैमा, ये वो वाले अल्फा बीज है जिनमें सी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमने अल्फा बी को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इनको क्या बोलेंगे आप? अल्टीमेट, इनको बोलेंगे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा कोई इस तरह, मिसाल वो बोलेगा आपको, क्वेश्चन होगा लेट्स सपोज फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर टू आपको मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है, ऑर्डर टू क्लासेस इफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2। तो उसकी फॉर्मूला किसके बराबर होता है? याद रखना, उसकी फॉर्मूला होती है NCR इंटू 2 रेज्ड पावर R, वायर दिस n रिप्रेजेंट्स योर, ये जो होते हैं ना नंबर ऑफ ऑर्डर टू क्लासेस, ऑर्डर क्लासेस कितने होंगे? लेट्स सपोज n जो है ना, n इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, n क्या है? नंबर ऑफ, और ये जो R है, R मीन्स व्हाट इज योर ऑर्डर, R मीन्स योर
ऑर्डर। जरा बताइए फिर कितने ऑर्डर 2 क्लासेस बनेंगे? n क्या है? n है 2, c r भी क्या है 2 इंटू 2 रेज पावर r क्या है 2, 2c2 किसके बराबर बनेगा 1 के, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर बनेगा 4, तो इसका आंसर बनेगा 4। ये सीधे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। दैट मीन्स 2c2 को लिख सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 - 2 इज 0 फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। ये खत्म, ये बनेगा 1 के बराबर। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस, ऑर्डर 2 क्लासेस इफ नंबर ऑफ, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है, इफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3। आप क्या करोगे बेटा? आप सीधे इसको सोल्यूशन करोगे 2 रेज NCR इंटू 2 रेज पावर R। ऑर्डर क्या है 2, तो n क्या है 3, तो 3c2 इंटू 2 रेज पावर 2। तो कीजिए 3c2 किसके बराबर आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 2 स्क्वायर इज 4, तो 2 फैक्टोरियल आएगा 2, 2 1 जार 2 2 जार 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, वो बनेगा 3 फैक्टोरियल बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये बनेगा 3 2 जार 6 2 जार 12, तो इसका आंसर आएगा 12। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन घर में भी कर लो, ये घर में कर लेना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर 3 क्लासेस इफ number of attributes is 4। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस इफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 6। तो इन दोनों का आंसर मुझे आप बता देंगे कहां पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कंसिस्टेंसी। देखिए अब आपको क्या देखना है, क्या हमारा डेटा कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। उसके लिए क्या है 2 कंडीशंस, उसके लिए क्या है 2 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको देखना है हमारा डेटा कॉन्सिस्टेंट है। सर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है दो चीजें। नंबर 1, जो भी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो भी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप चाहते हो आपका डेटा कांसिस्टेंट हो, आपके जितने भी क्लासेस हो उनकी फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, कांट भी नेगेटिव, है ना। अच्छा, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव। इसका मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब फिर क्या हो सकता है? क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हो सकती है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 या तो 0 से ज्यादा, नेगेटिव में नहीं। दूसरा चीज, अगर आप चाहते हो आपका डेटा कंसिस्टेंट हो, पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? क्लास फ्रीक्वेंसी कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नेगेटिव हो, यानी सारी क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है, कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी n से, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, कैन नेवर बी ग्रेटर देन n। यानी आपकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो आपको लेस और इक्वल टू n होगी, n से बड़ी नहीं। देखो n तो टोटल है, टोटल से कैसे आप बढ़ जाओगे, है ना, सिंपल सी बात। आपको मिसाल के रूप में ये पॉपुलेशन है, आपने जेंडर के हिसाब से यहां मेल लगाया, यहां पे फीमेल। ऐसा हो सकता है कि आप इस फीमेल की पॉपुलेशन, फीमेल के जितने फीमेल्स आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितने होंगे वो उनसे ज्यादा होगा। हो सकता है ऐसा, जो फीमेल होंगे टोटल में वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है फीमेल्स माइनस में चले जाएंगे, नहीं, वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप चाहते हो आपका डेटा कंसिस्टेंट हो, ये 2 चीजें होनी चाहिए। अब सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, शॉर्टकट क्या है? इन दोनों का एक ही शॉर्टकट है। आप एक ही स्टेटमेंट याद रख सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। आप बस एक चीज रख लीजिए याद, अगर आपका डेटा कंसिस्टेंट होगा ना, आपकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो नेगेटिव नहीं होगी, दैट मीन्स वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको बोला, अगर आप एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, एक एट्रीब्यूट के लिए अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होगा A, अल्फा,
मिसाल बी अलग अलग, बीटा इसी तरह सी सी गामा। अगर आप दो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, दो एट्रीब्यूट्स के लिए अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होगा ए बी, ए बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बी, यानी दो दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेना। अगर आप तीन एट्रीब्यूट्स को लोगे उसके लिए अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होगी जिसमें आप तीन तीन एट्रीब्यूट्स को एक साथ, जैसे ए बी सी, जैसे ए बी गामा, इसी तरह ए बीटा सी, इसी तरह सोन और भी कुछ लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास अल्टीमेट, ये सारी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज है। लेकिन तब जब आपके पास एक एट्रीब्यूट है, ये तब जब आपके पास दो एट्रीब्यूट्स है, ये तब जब आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बता रहा है आपको, बेटा अच्छे से सुन लेना, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पंचायत अकाउंट स्टैंडर्ड में भी वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो वहां पे एट्रीब्यूट्स पे पूछा गया था, ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी देकर है 100, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए देकर है 300, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन यानी टोटल नंबर कितना दिया है 1000, और आपको क्या दिया है बी की फ्रीक्वेंसीज कितनी है 600। क्वेश्चन बता रहा है कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। क्या बता रहा है? कैलकुलेट द मिसिंग, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको लग रही है वो सारी की सारी निकाल लीजिए, वो सारी की सारी निकाल लीजिए। चलिए करते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाओगे। सबसे पहले कैसे बनाना है कॉन्टिंजेंसी टेबल देख लीजिए। तो यहां पे मैं कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाऊंगा, अच्छे से देख लेना बेटा। तो यहां पे हम 4x4 लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा यहां पे लिखेंगे एट्रीब्यूट, ओके एक मिनट, ओके देखिए कैसे करना है, अच्छे से सुन लेना। यहां पे लिखेंगे हम एट्रीब्यूट, ये कॉन्टिंजेंसी टेबल है, ये हमारा ए, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बी, ये हमारा बीटा, और यहां पे टोटल, और यहां पर भी टोटल। समझ लेना बेटा, अच्छे से समझ लेना। अब जो जो चीजें आपको गिवन है ना वो दिख लो। सबसे पहले ये क्या बनेगा, इसको छोटा छोटा लिखते हैं, ये बनेगा ए बी। ये क्या बनेगा, ये वाला कॉलम, यहां से ए है यहां से बीटा है तो ए बीटा। और ये क्या बनेगा टोटल में, ये वाला कॉलम बनेगा टोटल में ए, आपको पता है। ये वाला क्या बनेगा अल्फा, ये वाला क्या बनेगा बी, ये वाला क्या बनेगा बीटा, ये आपको सारा मैंने पढ़ा है। और ये एन बनेगा, ये आपको पता है ना। आप देख लीजिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा बी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा बीटा। अब देख लीजिए क्या करना है। सर जी हमें ए बी देकर है 100, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए। तो मैं कोई कलर यूज करता हूं डिफरेंट, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। सर जी ए देकर है 300, तो ये 300 है। सर जी आपको एन देकर है 1000, तो यहाँ पे लिखो 1000। बी देकर है 600, बी देकर है 600, दैट मीन्स ये आपका बी है 600। अब आपको सारे निकालने हैं जो जो मिसिंग है ना। देखो एक तो ये मिसिंग है, एक तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, और ये मिसिंग है। सर कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो ना आपको ये आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर जो आ जाएगा ना, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं। लेट सपोज यहां पे लिखेंगे हम 100 को क्या ऐड करेंगे, वो 300 बनेगा 200, तो यहां पे 200 लिख लो, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे ना वो ये आएगा। बताओ 100 को क्या ऐड करेंगे, वो 600 बनेगा 500, तो ये 500 बन गया। अब इसको अगर आप ये ऐड कर लेते हो ना, a प्लस अल्फा, मैंने बताया है a प्लस अल्फा n के बराबर होता है, इसका मतलब ये 700 होना चाहिए। इसी तरह आपके पास ये जो आपके पास है बेटा ये बीटा, ये b प्लस बीटा भी n के बराबर आएगा, इसका मतलब ये 400 आएगा। 600 प्लस 400 आएगा 1000। इसका मतलब 200 को क्या ऐड करेंगे, वो 400 आएगा, वो अगेन 200 आएगा। इसका मतलब हमने सारा का सारा टेबल कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। बता रहा है आपको अगर आपके पास a है लेट सपोज 40 के बराबर, ए बी है आपके पास 50 के बराबर, बी है आपके पास बेटा 80 के बराबर,
और n है आपके पास 160 के बराबर, है ना। अब क्या बता रहा है, फाइंड आउट द रिमेनिंग वैल्यूज, यानी फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अगेन सेम क्वेश्चंस है। इसमें कैसे करना है देख लीजिए, सेम पैटर्न है, बस कुछ नहीं करना है, अच्छे से देख लेना बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे काम, हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कीजिए ड्रॉ। अब क्या करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे, ये आपका क्या बनेगा, यहां पे लिखेंगे एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, 2x2। यहां पे क्या लिखेंगे, बी ये बीटा, ये ए ये अल्फा, इधर भी टोटल इधर भी टोटल। अब लिख लो ये क्या बनेगा, ए बी, ये क्या बनेगा, ए बीटा, और ये क्या बनेगा, ये टोटल है। टोटल कितना बनेगा, अगर हम इसको देखो समझ लें कैसे करना है। ये वो वाले एज है जिसमें बी प्रेजेंट है, ये वो वाले एज है जिसमें बी एब्सेंट है, इसका मतलब टोटल में ए आएगा। इसी तरह ये क्या बनेगा, अल्फा बी, ये वो वाले बीज है जिसमें ए प्रेजेंट है, ये वो वाले बीज है जिसमें ए प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब टोटल में क्या आएगा, बी, ये आपको पता है। तो इसी तरह ये बनेगा अल्फा बीटा, ये टोटल में आ जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा बीटा, और ये बन जाएगा एन। तो चलिए लिखना शुरू कर दीजिए, किसमें क्या है देखिए। ए देकर है 40, तो यहां पे 40 लिख लीजिए, है ना, या हम एक काम करते हैं, यहां पे 40 लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसीज हम यहां पे लिख रहे हैं, है ना, ये फ्रीक्वेंसीज है। अच्छा, ए बी देकर है 50, तो इसका मतलब ये 50 है। अब अगर ये 50 होगा, 50 को क्या ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर इन दोनों को ऐड करते हैं ना, इन दोनों को, इसको और इसको, वो ए आता है, इसका मतलब इसको क्या ऐड करेंगे, वो 40 आएगा, -10 करेंगे, तो ये निकलेगा -10, सिंपल। अब बताओ और क्या है, बी देकर है 80, बताओ इसको क्या ऐड करेंगे, 80 बनेगा, 30 बनेगा। अच्छा, एन देकर है 160, सिंपल निकल गया। 40 को क्या ऐड करेंगे, वो 160 बनेगा, वो तो मेरे हिसाब से 120 आएगा। अब बताओ 80 को क्या ऐड करेंगे, 160 आएगा, तो 80 आएगा। -10 को क्या करेंगे ऐड, वो 80 आ जाएगा, मुझे लगता है 90 करेंगे ऐड, ठीक है। तो सारा का सारा आपने ढूंढ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस आप घर के लिए रख लो, ये कर लेना। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है देख लीजिए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, इफ ए बी इट्स इक्वल टू 60, ए बीटा इट्स इक्वल टू 40, अल्फा बीटा इट्स इक्वल टू 30, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं ये अल्फा बी है, इसको अल्फा बी रख लीजिए। अल्फा बी जो है बेटा वो है आपके पास 30, और अल्फा बीटा जो है वो मान के चलते हैं आपके पास 20 है। तो आप क्या कीजिए, इसके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए, तो ये आपको आ सकता है ना। अब करते हैं कुछ और, पढ़ते हैं। अब एक और चीज है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक और कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखिए अगर मेरे पास एट्रीब्यूट्स 2 है, मिसाल के तौर पर ये एक एट्रीब्यूट है, ये दूसरा एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट 1 और ये एट्रीब्यूट 2, ये कब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ये तब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे जब ये वाला जो होगा, इसके एग्जिस्ट होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, या इसके एब्सेंट होने से, देखिए या तो इसके प्रेजेंट होने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, या इसके एब्सेंट होने पर इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि इसके लिए, इस 1 के लिए 2 कुछ भी करे तो 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के लिए 1 कुछ भी करे ना, 2 के लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब इनमें कोई रिलेशनशिप होनी नहीं चाहिए। क्या मतलब, 1 का अगर 2 प्रेजेंट होगा, ठीक है, 2 प्रेजेंट होगा तो 1 को कर कोई असर नहीं, 2 एब्सेंट होगा तो 1 पर कोई असर नहीं, एट्रीब्यूट 1 पर। इसी तरह अगर एट्रीब्यूट 1 प्रेजेंट है तो 2 पर कोई असर नहीं, अगर एट्रीब्यूट 1 है एब्सेंट तो कोई मसला नहीं, 2 वैसा ही वैसा ही है, कोई मसला नहीं यहाँ पे। तो अगर ऐसा मसला है कि एट्रीब्यूट्स आपस में लिंक्ड नहीं है, इन एट्रीब्यूट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे मिसाल एग्जांपल्स आप समझ लीजिए, जैसे मैं बताऊंगा स्किन कलर एक एट्रीब्यूट है, और मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन। अब बता दीजिए क्या स्किन कलर और इंटेलिजेंट के साथ कोई राबिता है कि इंटेलिजेंट जो होगा उसका स्किन कलर फलाना होता है, नहीं।
इंटेलिजेंस अलग चीज है, स्किन कलर और इंटेलिजेंस को एक दूसरे से के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना। मत क्या मतलब, इसका मतलब स्किन कलर प्रेजेंट हो, मिसाल स्किन कलर ब्लैक हो या नॉट ब्लैक हो, उस पर उससे इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ब्लैक होगा तब भी हो सकता है इंटेलिजेंट होगा, ब्लैक नहीं होगा तब भी हो सकता है बंदा इंटेलिजेंट होगा, इसका मतलब इन दोनों से असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हो, जेंडर एंड सक्सेस। चाहे जेंडर में फीमेल होगा या मेल होगा, सक्सेस मेल को भी आती है, सक्सेस फीमेल को भी आती है, इसका मतलब असर नहीं पड़ रहा है। चाहे जेंडर फीमेल हो तो भी सक्सेस मिल सकती है, चाहे जेंडर मेल हो तो भी सक्सेस मिल सकती है। तो इसी तरह आपके पास एक और है, जैसे ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। इनमें भी कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। देखो, कोई बंदा ब्यूटीफुल होगा तो क्या वो इंटेलिजेंट हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? हाँ, हो भी नहीं सकता है। दोनों कंडीशंस है। ब्यूटी होने से इंटेलिजेंट होना ये लाजमी नहीं है। ब्यूटी होगा, हो सकता है इंटेलिजेंट भी हो, ब्यूटी होगा इंटेलिजेंट भी नहीं हो, ये दोनों पॉसिबल है। ब्यूटी हो उसकी वजह से इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ब्यूटी ना हो इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। समझ आ रही है बात? अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं हम अपने, मैंने क्या बोला था अभी, मैंने कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा पढ़ाया था, है ना। अभी मैंने कंसिस्टेंसी, अभी समझ लीजिए पहले, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मैंने कब बताया था? जब आपकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगी, तब आप बोलेंगे आपको क्या है, डेटा कंसिस्टेंट। तो चलिए उस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन देकर है, ए आपका देकर है बेटा 100, बी आपका देकर है, यानी बी की फ्रीक्वेंसी 150, आपको ए बी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 और एन आपके पास है 500। आपको बताना है ये जो डेटा है क्या ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। क्या करोगे, सीधे कॉन्टिंजेंसी टेबल बनाओगे, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए कॉन्टिंजेंसी टेबल। तो ये बन गया हमारा कॉन्टिंजेंसी टेबल। तो यहां पे क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट्स, तो चलिए ये आपका क्या बन गया, कॉन्टिंजेंसी टेबल। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे ए अल्फा बी बीटा टोटल टोटल। आपको आप निकालिए, सीधे निकल जाएगा, देख लीजिए। तो ये क्या है आपके पास, ए बीटा, सॉरी ए बी, ये क्या बनेगा, ए बीटा, ये टोटल में क्या बनेगा, ए, ब्रैकेट्स में लिखना जरूरी है। ये बनेगा अल्फा बी, ये बनेगा अल्फा बीटा, ये बनेगा टोटल में अल्फा। इसी तरह ये बनेगा बी, ये बनेगा आपके पास बीटा, और ये टोटल में एन। अब सारे निकाल लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आपको खाली क्या निकालना है, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव आया, आप बताओगे ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो चलिए निकाल लीजिए। सबसे पहले ए किसके बराबर है, 100, तो ये देकर है। बी किसके बराबर है, 150, तो ये देकर है। और ए भी देकर है 60, इसका मतलब 60 है। बताओ फिर ये कितना होगा, 60 को क्या ऐड करेंगे, ये बनेगा 150, इसका मतलब ये होगा कुछ 90। सिंपल। अब बताओ ये दो निकले, अब और क्या देकर है, एन देकर है 500, तो ये 500 है। अगर ये 500 है, बताओ फिर अल्फा क्या होगा, अल्फा फिर 400 होना चाहिए, सच दैट 100 प्लस 400 बनेगा 500। अब इसका मतलब 60 को क्या ऐड करेंगे, वो 100 बनेगा, 40 बनेगा। 90 को क्या ऐड करेंगे, वो 400 बनेगा, वो 310 बनेगा। बताओ इन चार में से, ये है ना अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, बताइए इनमें से कोई नेगेटिव निकला, नहीं निकला, इसका मतलब ये कॉन्सिस्टेंट होगा। सिंपल, ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद बाकी आप खुद कर सकते हो। तो देख लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास डेटा दिया है, ए बीटा देकर है लेट्स सपोज 70, अल्फा बी देकर है आपके पास 40, अल्फा बीटा देकर है आपके पास 60, बी देकर है आपके पास 100। आपको बताना है क्या डेटा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। सिंपल। अब ये एग्जाम्पल भी देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं इंडिपेंडेंस पे। तो देख लीजिए बेटा, तो पहले हम कॉन्टिंजेंसी टेबल बना लेते हैं। ये हमारा कॉन्टिंजेंसी टेबल है। तो चलिए, तो लिख लीजिए, यहां पे क्या आपका बनेगा, ए अल्फा
बी बीटा टोटल टोटल, है ना। तो चलिए यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए अल्फा बी बीटा और ये एन। तो लिख लीजिए यहां पे क्या बनेगा ए बी, ये क्या बनेगा ए बीटा, ये क्या बनेगा अल्फा बी, ये क्या बनेगा अल्फा बीटा। तो चलिए कीजिए इसको आप सॉल्व। आप देख लीजिए आपको क्या देखना है, ये चार जो है बीच में अगर इनमें कोई नेगेटिव आया आप बताओगे ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है। तो देख लीजिए जरा ए बी, पहले देख लीजिए क्या क्या देकर है। ए बीटा देकर है 70, ए बीटा ये है तो ये 70 है ना। अल्फा बी हो गया ये वाला, वो 40 देकर है आपको, ठीक है। वो कितना देकर है 40 देकर है, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा 60 है तो ये 60 है, सारे जो है ना वो देकर है। अब लेकिन खाली ए बी नहीं देकर है, उसके लिए क्या करोगे आप काम, बी देकर है ना 100 तो ये 100 है। बताओ इसको क्या ऐड, देखो ये और ये बनेगा ना प्लस करके 100 तो इसका मतलब 60 होना चाहिए। देख लीजिए अब सारे चारों जो है ना ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ये डेटा कॉन्सिस्टेंट बन जाएगा बेटा, डेटा क्या बनेगा कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लो उसके बाद इसको वाइंड अप कर लेते हैं। हमारे पास डेटा कुछ इस तरह है, ए है आपके पास 100, बी है आपके पास 150 और ए बी है आपके पास लेट अस सपोज 140 और एन है आपके पास 500। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है क्या डेटा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका, आप क्या कॉन्टिंजेंसी टेबल ड्रॉ करोगे। तो चलिए कीजिए कॉन्टिंजेंसी टेबल ड्रॉ। तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कॉन्टिंजेंसी टेबल बन गया। तो चलिए कीजिए इसको फिल। तो क्या आ जाएगा, यहां पे आप लिखोगे ए, यहां पे अल्फा, यहां पे बी, यहां पे बीटा। अब आपको आ जाएगा सारा टोटल यहां पे भी और टोटल यहां पे भी। बताइए ये क्या है ए बी, ये क्या है ए बीटा, ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका अल्फा बी, ये क्या आपका अल्फा बीटा, ये क्या आपका अल्फा, ये आपका बी, ये आपका बीटा, ये आपका एन। आप बता दीजिए ए क्या है 100 तो ए को 100 यहां पे लिख लीजिए, ओके। उसके बाद इसका मतलब ये 100 बन गया। बी क्या है 150 तो बी 150 है। ए बी क्या है, ए बी 140 है, इसका मतलब ये 140 है। एन क्या है 500। देख लीजिए अब सबसे पहले अगर ये 140 है, यहां पर कितना 100, इसको ऐड करके कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। बताओ इसको क्या ऐड करेंगे, 100 बनेगा -40। सिंपल, यहां पर कुछ और करना नहीं है। सिंपल में जब 140 को माइनस करेंगे 40 उसी तब जाके 100 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कोई एक बन गई ना नेगेटिव, हाँ बन गई। तो सिंपल सी बात है जब ये नेगेटिव बन गई तो सिंपल सी बात है कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा। बेटा जी ये कॉन्सिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब इसके बाद हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब मैं बताऊंगा इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया था डेटा कब इंडिपेंडेंट होता है, मैंने बोला था दो एट्रीब्यूट्स ए और बी, अगर मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट 1 है एट्रीब्यूट 2 है, ये तब इंडिपेंडेंट हो गए जब एक के होने प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने, 1 के एब्सेंट होने या प्रेजेंट होने से 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, या 2 के एब्सेंट या प्रेजेंट होने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैथमेटिकली हम इंडिपेंडेंस कैसे ढूंढेंगे, क्या हमारा डेटा इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्या हमारे एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो कैसे ढूंढेंगे उसके लिए। और अगर याद रख लेना है, अगर डेटा इसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो फिर आपस में एसोसिएटेड होते हैं। फिर एसोसिएटेड के भी टाइप्स बन जाते हैं, एक होता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, दूसरा होता है नेगेटिवली एसोसिएटेड, तीसरा होता है कंप्लीटली एसोसिएटेड और चौथा होता है कंप्लीटली डिसोसिएटेड। क्या होता है, तो ये कुछ चार टाइप्स है एसोसिएटेड के, पॉजिटिवली एसोसिएटेड, नेगेटिवली एसोसिएटेड, कंप्लीटली एसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो ये हम इंशाल्लाह कल के क्लास में लास्ट क्लास होगा आपका, वो हम इसी पे देखेंगे और इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो आप लेक्चर को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए वीडियो को। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।